सिद्धार्थ बस स्टॉप पर खड़ा अमन के आने का वेट किया जा रहा था, लेकिन उसे अमन की गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। उस पुलिस वाले के दिए गए टाइम बाउंड में बस 5 मिनट का टाइम बचा हुआ था और उसकी घूरती हुई नजरें सिद्धार्थ को ये बात बखूबी समझा रही थी कि बच्चू, अगर तेरा अमन न आया तो समझ ले तेरा काम तमाम। और सिद्धार्थ जेल में होने वाले टॉर्चर को सोच सोच कर ही सहमा जा रहा था। तभी अचानक से दंदनाती हुई आकर एक लग्जरी कार रुकी और जब सिद्धार्थ की निगाह उस कार से उतरते हुए सुकृति पर पड़ी तो एक पल को घबरा गया था, क्योंकि उसके साथ रिया का बिजनेस राइवल कम करंट बिजनेस पार्टनर रणवीर का साला रणजीत भी उतर रहा था। क्योंकि सिद्धार्थ से फसल लेने के चक्कर में रणजीत उसके यहाँ जा चुका था, इसलिए सिद्धार्थ रणजीत को अच्छे से पहचान पा रहा था। उतरने के बाद सुकृति ने आओ न देखा न ताओ उठाकर नोटों की गड्डियां मैनेजर के मुंह पर मार दी और सिद्धार्थ को लेकर वहां से जाने लगी। सिद्धार्थ सुकृति के साथ कार में बैठने ही जा रहा था कि तभी पेमा के दिमाग में एक विचार कौंधा। सुकृति का करणवीर के साथ क्या रिश्ता है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर सिद्धार्थ ने करणवीर के सामने जगत प्रसाद के हार्ट अटैक की वजह और राजस्थान के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यही सोचते हुए उसने सिद्धार्थ को आवाज देते हुए कहा, सिद्धार्थ बाबू, 1 मिनट। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ सुकृति की गाड़ी से बाहर झांकने लगा था और उसे बाहर झांकता पाकर पेमा ने सिद्धार्थ को इशारे से अपनी ओर आने को कहा। पेमा का इशारा पाकर सिद्धार्थ कार से उतरकर उसकी तरफ चल पड़ा था। सिद्धार्थ को वापस बुलाने का पेमा का जो मकसद और डर था वो एकदम जायज था। सिद्धार्थ भले ही अद्भुत शक्तियों का मालिक बन चुका था, लेकिन अभी वो दुनियादारी के उन चीजों से वाकिफ नहीं हुआ था जहाँ पर लोगों के गलों को काटकर लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर जाने अनजाने में वो करणवीर या उसके साले रणजीत या फिर सुकृति के ही सामने जगत प्रसाद माथुर के हार्ट अटैक की वजह और राजस्थान के प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर देता तो फिर रिया के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ सकती थी, क्योंकि करणवीर पहले से ही रिया की कंपनी से एग्जिट लेने के बारे में सोच रहा था। और अगर उसे ये पता चल जाता कि उनका राजस्थान का प्रोजेक्ट भी बंद होने वाला है तो फिर उसे एग्जिट लेने से कोई नहीं रोक सकता था। कहिए पेमा भैया, क्या हुआ? कहते हुए सिद्धार्थ आकर पेमा के सामने खड़ा हो गया था। सिद्धार्थ बाबू, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुकृति जी के साथ ना जाएं, लेकिन मैंने अमन सर को भी फोन कर दिया है और वो भी आते होंगे। अगर वो आए और आप ना मिलें तो उन्हें बुरा लग सकता है। कहते हुए पेमा ने अपने अगले दांव का पासा सिद्धार्थ के सामने फेंक दिया था, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ इस बारे में अपने कोई विचार रखते हुए उसे जवाब देता, उसके कानों में रणजीत की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। अमन नायक को आना होता तो अब तक आ जाता सिद्धार्थ। वो माथुर साहब की तीमारदारी में व्यस्त होगा, उन्हें हार्ट अटैक जो आया है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। वैसे भी होटल शेराटन में जा रहे हैं तो उसे मिलना होगा तो आकर वहीं मिल लेगा। कहते हुए रणजीत ने पेमा के इस दांव को सिरे से खारिज कर दिया था। रणजीत ने भले ही पेमा का दांव खारिज कर दिया था, लेकिन पेमा कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से सिद्धार्थ को रोकने के लिए उसे उसके पिता महेश के कॉल के बारे में याद दिलाते हुए कहा, सिद्धार्थ बाबू, आपको गांव जाने के लिए देर नहीं हो रही है क्या? महेश जी परेशान हो रहे होंगे। उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई थी, क्योंकि इस मामले में फंसकर वो भूल ही गया था कि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है और उसके पिताजी उसे फोन कर करके परेशान हो रहे होंगे। अरे कोई नहीं, हम इनके पिताजी से बात कर लेंगे, तुम चलो सिद्धार्थ। जैसे ही रणजीत ने अपनी बात पूरी की कि सिद्धार्थ उसकी ओर मुखातिब होते हुए बोला, नहीं रणजीत जी, पेमा भैया सही कह रहे हैं, हमें गांव जाना चाहिए वरना पिताजी बहुत परेशान हो जाएंगे। कहते हुए सिद्धार्थ ने पेमा के दांव पर मुहर लगा दी थी। ये बात भले ही सिद्धार्थ ने अपने लिए कही हो, लेकिन पेमा को इसके पीछे कहीं न कहीं रिया का बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा था। सिद्धार्थ के गांव जाने की बात सुनकर रणजीत ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की और साथ ही साथ करणवीर से मिलने का भी ऑफर दिया, लेकिन पेमा की बातों ने सिद्धार्थ के ऊपर जादू कर दिया था और उसने रणजीत की बात को सिरे से नकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुकृति जी। सिद्धार्थ ने कार का शीशा पकड़कर सुकृति को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, उस दिन मैं आपके घर गई थी, आपने मेरी मेहमान नवाजी की थी, आज मुझे मौका मिल गया। कहते हुए सुकृति मुस्कुरा उठी थी।
उसकी शक्ल को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका जो अभी सिद्धार्थ के साथ स्मूच हुआ था उसके लिए वो जरा भी नाराज है। लेकिन वो भले ही नाराज हो या ना हो, पर सिद्धार्थ अभी भी उस चीज को लेकर परेशान हो रहा था और इसी सिलसिले में वो सुकृति से माफी मांगते हुए बोला, उस इंसिडेंट के लिए आई एम वेरी सॉरी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, बाय मिस्टेक हो गया था। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपनी नजरें नीची कर ली थी। वो सुकृति की आंखों में देखना ही नहीं चाहता था। उसे लगा था कि इतना कहने के बाद सुकृति उसे झिड़क देगी या फिर गुस्से से कुछ बोलेगी, लेकिन वहां जो हुआ उसका उल्टा था। कौन सा इंसिडेंट? मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी तुम्हें माफी मांगने की जरूरत आ पड़ी हो। कहते हुए जैसे ही सुकृति ने शरारत भरी मुस्कान के साथ सिद्धार्थ को देखा, वैसे ही सिद्धार्थ को लगा कि वो हवा में उड़ गया है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके प्रेम को हरी झंडी मिल चुकी थी। सिद्धार्थ सुकृति को बाय बोलकर वहां से अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो वापस सुकृति के पास जाकर उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा और रणजीत का क्या रिश्ता है? उसे रणजीत का वहां मौजूद होने का और सुकृति के साथ आने का कारण जानना था। रणजीत मेरे भाई करणवीर का साला है। कहते हुए सुकृति की आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंज गई थी और वो हैरानी के साथ सुकृति को देखता रह गया था। उसे अभी से आगे का भविष्य दिखाई देने लगा था। हे भगवान, ये क्या माया है तेरी। मोहब्बत कराए भी तो ऐसे से जिसके भाई से गॉड मदर का 36 का आंकड़ा है। कहते हुए वो मन ही मन भगवान को कोसे जा रहा था। यही होता है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं और जैसे ही उस अच्छे काम के होने में कोई अड़चन सामने आती है तो हम तुरंत भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ के केस में भी यही हुआ था। सुकृति जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की के मिलने पर उसने भगवान को एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया था, लेकिन अब जब वो उसके बिजनेस पार्टनर रिया की प्रतिद्वंदी करणवीर की बहन निकली तो अब उसने भगवान को कोसना शुरू कर दिया था। क्या सोच रहे हो? उसे ख्यालों में खोया देखकर सुकृति ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी से मिलाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। कहते हुए सिद्धार्थ मुस्कुरा पड़ा था। हालांकि वो भगवान को कोस रहा था, लेकिन अब लड़की पर इंप्रेशन जमाना था तो ये तो नहीं कह सकता था कि भगवान को कोस रहा था, इसलिए उसने बात बदल दी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर रणजीत की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। चले सुकृति, सिद्धार्थ तो हमारे साथ चल नहीं रहा है। कहते हुए उसकी आवाज में एक मध्यम सी नाराजगी थी। मैं जरूर चलता रणजीत जी, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं कल से ही इधर हूँ और पिताजी की तबीयत भी सही नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। कहते हुए उसने रणजीत की नाराजगी दूर करने की कोशिश की और फिर सुकृति की ओर देखते हुए बोला, आपका कर्ज रहा मेरे ऊपर। मैं जब भी शहर आऊंगा आपका कर्ज उतार दूंगा। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने सुकृति और रणजीत से विदा लिया और आकर पेमा से मिला। फिर वहां से बस पकड़ी और अपने गांव की ओर निकल गया। उसके बाद सुकृति और रणजीत भी वहां से निकल गए। भीड़ छट चुकी थी, सब लोग वहां से जा चुके थे। पेमा अभी भी खड़ा अमन का इंतजार किया जा रहा था। उसका मन तो कह रहा था कि वो अमन को फोन कर ले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर सिद्धार्थ पुलिस वालों की चंगुल से आजाद होकर अपने गांव रवाना हो चुका था और उधर सिंडिकेट से बचने के लिए भाग रहे विक्रम और रानी ने आखिरकार जिग्नेश की मदद से जयपुर मेंटल हॉस्पिटल में प्रवेश कर लिया और दबाकर पैसे देने की वजह से हॉस्पिटल के चीफ मीणा ने उन्हें सबसे बेहतरीन रूम भी अलॉट कर दिया था। जिग्नेश उन दोनों को लेकर उनको मिले हुए कमरे में लेकर पहुंच चुका था और उनका सामान कमरे में रखते हुए बोला, विक्रम जी, आप बुरा न मानो तो एक बात पूछें। सामान रखते हुए जिग्नेश ने बिना उन दोनों की ओर देखे हुए सवाल किया। क्योंकि जिग्नेश ने जिस सफाई से काम किया था, विक्रम और रानी दोनों का भरोसा उसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसलिए विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ पूछो, आपने ऐसा क्या कर दिया है बाहर की दुनिया में जिससे बचने के लिए आपको पागल खाने का सहारा लेना पड़ा? कहते हुए जिग्नेश ने जैसे ही अपनी बात खत्म की कि रानी और विक्रम दोनों गुस्से के मारे तमतमा गए थे, क्योंकि जिस चीज से वो बचने के लिए वो भागकर यहाँ आए थे उसका जाने अनजाने में जिग्नेश के द्वारा जिक्र किया जाना
उन्हें अंदर तक हिला गया था, लेकिन वो कोई बखेड़ा नहीं चाहते थे। इसलिए विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए बहुत ही शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, तुमसे ऐसा किसने कह दिया जिग्नेश कि हम किसी से बचकर भाग रहे हैं? कहते हुए विक्रम ने उसका मन टटोलने की कोशिश की। अरे साहब, आपको लगता है कि जिग्नेश नशेड़ी है, उसे क्या ही पता चलेगा? लेकिन मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि कल रात को आप ही मुंह ढककर काट देने के लिए आए थे। लेकिन डरिए मत, जिग्नेश वफादार कुत्ता है, किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं करेगा। कहते हुए उसने आखिर बैग वहां पर रखा और फिर जब दरवाजे के पास पहुंचा तो उन्हें देखते हुए बोला, बस टाइम टाइम से अपने इस कुत्ते को बोटी डालते रहना। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया था। विक्रम और रानी जिस खतरे से भागकर ईटानगर से जयपुर आए थे, उन्हें जिग्नेश के रूप में अब नया खतरा नजर आने लगा था। पेमा अमन का इंतजार करते करते बोर हो चुका था, लेकिन अभी तक अमन का अता पता तक नहीं चल रहा था। वो अभी अमन का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मिशन को पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो अजय प्रताप सिंह। अमन का इंतजार कर रहे पेमा के कानों में जब अपना असली नाम सुनाई पड़ा तो वो एकदम से चौंक गया, और जब उसने आवाज आने वाली दिशा की ओर देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी हैरानी दोगुनी होती चली गई थी। बॉस, आप यहाँ इस वक्त? पेमा सिर्फ और सिर्फ इतना ही कह पाया था, और उसके बाद उसकी घिघी बद गई थी। आखिर कौन था पेमा का बॉस जो वहां पर पेमा से मिलने आया था? और ऐसे कौन से मिशन पर था पेमा जिसके लिए उसे रिया माथुर के ड्राइवर का काम करना पड़ा था? और अब क्या जिग्नेश बनेगा विक्रम और रानी के लिए खतरा? और हाँ, तो कैसे निपटेंगे रानी और विक्रम उस खतरे से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।